अब एक जगह चलते हैं जहां उन्होंने अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा का मतलब उनके साइज से तो फिर भी छोटा ही है, बट शायद 50 नहीं 64 lakhs कुछ इन्वेस्ट कर रखे हैं शायद, रफली, है ना? हाँ, 64 लाख। अकॉर्डिंग टू करंट यूएस कन्वर्जन रेट, बट जिस टाइम उन्होंने डाले थे पता नहीं कितना था। उनकी बाइंग प्राइस मैंने मार्क करके रखी है हर स्टॉक में। तो हम यूएस स्टॉक्स की बात करते हैं। टेस्ला का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है देखो, इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा अपने को। हाँ। तो अगर मेरे को इसमें बाइंग करनी होती तो अब इनकी बाइंग मेरे से बेटर है, क्योंकि मेरी हम्म। बाइंग इससे ऊपर होती। यप। अगर मेरे को हमारी इसको बाइंग कहीं यहाँ होती है, हाँ, 230 225 पे। हाँ, वहां पे कहीं बाई करते हैं हम। वेराज इनने इसको 160 पे पकड़ा है। तो इनके पीछे का लॉजिक थोड़ी देर में बताऊंगा कि मेरे को क्या दिख रहा है इनके सारे स्टॉक्स देखने के बाद, यूएस के। ओके। हम लोग क्यों यहाँ पे करते हैं, उस पर भी थोड़ा इलस्ट्रेट कर दे। सो जैसे हमारा फेवरेट पैटर्न है, ये राउंडिंग बॉटम डब्लू पैटर्न, जिसको बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सो यहाँ पे छोटा सा डब्लू आपको दिख जाएगा, और ये हम यहाँ डब्लू मल्टीपल के, टाइम देख रहे हैं। करेक्ट, डब्लू के पीछे का भी लॉजिक मैंने एक रील में आज ही शेयर करा है, वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। फिर शॉपिफाई, इनके पोर्टफोलियो में Shopify। भाई इनकी बाइंग देखना, ये वाली बाइंग जो है, अगर इन्होंने ये मंथ में करी है दिसंबर 2022, द नेगेटिव थिंग अबाउट इट आई कैन असेस कि ये स्टॉक एक्चुअली फॉलिंग नाइफ है, उन्होंने ऐसा हाथ डाल दिया उसके नीचे। हम्म। तुक्के में यहाँ पे हाथ कटा नहीं है। आते हुए दिखेगा कहाँ कटा है। चलो देखते हैं शॉपिफाई। हाँ ये देखो, यहाँ कट गया, हम्म। हाथ टांग नाक मुंह सब कट गया इधर। अब तो भाई ऐसे। इससे मेरे को एक और आउटलुक मिल रहा है कि हम्म, ये मेरे को लगता है फंडामेंटली ज्यादा इन्वेस्ट करता है, बिकॉज जितना मैंने देखा है कि जो स्ट्रांगली फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर स्टॉप लॉसेस पे ट्रेड नहीं करते। वो हम्म, ज्यादातर कंपनी में बिलीव करते हैं कि हम्म, अल्टीमेटली उनका रिवाइवल हो जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है। सो अब क्योंकि 117 की बाइंग, एंड देन वो, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये 20-30 रुपए भी आ चुका है। तो मैं तो इसको रुपए नहीं, होल्ड डॉलर करूंगा। डॉलर। हाँ, सॉरी, डॉलर। हम्म, सो मैं तो इसको पर्सनली कभी नहीं होल्ड करूंगा। हम्म। वही है मतलब, अगर होल्ड करने का मन भी करेगा तो ये प्राइस, हाँ। यहाँ कोई प्राइस मिलता तो सोचते। हम्म। इन्होंने जिस टाइम पे इन्वेस्ट करा है वो काफी रॉन्ग टाइम थ्योरेटिकली दिख रहा है स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर मैं इस फेज के पहले भी देखना चाहूँ स्टॉक को, ये वाली कैंडल जब बन रही है उस बीच में कोई कोई बायर स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो इवन अगर यहाँ पे घुसो तो हम प्लान करेंगे यहाँ कहीं एग्जिट लेने का, क्योंकि यहाँ तक तो पूरी बायर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। हम्म। वही है। इनफैक्ट यहाँ पे वन मतलब मोर हिंट। बेरिश भी पहले ही आ गया है। वही बेरिश तो पहले से ही दिख रहा है, तो ये थोड़ी नॉनसेंसिकल बाइंग है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, ब्लॉक इंक। ये सो किस ये चीज की भी कंपनी है? अगेन फॉर एग्जांपल है। सो ये शायद एआई समथिंग रिलेटेड कंपनी है। ब्लॉक इंक का एक बार देख लेते हैं क्या है। ब्लॉक इंक इज एन अमेरिकन पब्लिक कंपनी फाउंडेड बाय ए कंपनी comprise various businesses within the financial technology sector, fintech, block services network, 4 मिलियन मर्चेंट, 11 मिलियन यूजर्स। इनका काम क्या है एग्जैक्ट? एआई रिलेटेड। जितना मैंने देखा शायद। ब्लॉक इंक कंपनी प्रोफाइल, व्हाट डज ब्लॉक इंक कंपनी डू? ऑपरेट्स एज अ फिनसर्व डिजिटल पेमेंट्स कंपनी। अच्छा, कंपनी डेवलप्स पेमेंट्स प्लेटफॉर्म एम्ड एट एसएमईज दैट अलाउज देम टू एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट्स। ठीक है। तो इनको ब्लॉक एक फंडामेंटली अच्छी लगी होगी, इन्होंने वही सेम काम करा शॉपिफाई वाला, गिरते चाकू पे हाथ दे दिया। ठीक है, इसमें भी कुछ खास स्टोरी बताने को नहीं है। बताने को क्या लिख सकते हैं आप कि अभी अगर ब्लॉकिंग पे घुसना हो तो तू घुसेगा? मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन जाता है तो मैं हाँ इन्वेस्ट ओके। करने को देख सकता हूँ। हाँ तो तू ऐसा कुछ पैटर्न बनने का वेट करेगा ना? हम्म। तो ये भी आप एक टेक अवे ले सकते हो फ्रॉम हाउ वी थिंक इसकी। सिर्फ तब नहीं रिएक्ट करते हैं जब पैटर्न बना है। अपन वो स्टॉक को पहले से ही देख कर रखते हैं,
और उसमें हमारा फेवरेबल पैटर्न बनने का वेट भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि अपन 100 स्टॉक्स के थ्रू जा रहे हैं और तुक्के में कोई ऐसा स्टॉक दिख गया जो फेवरेबल पैटर्न में आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक एकदम ही खराब दिख रहा है और उसमें अपन वेट कर रहे हैं कि अब इसमें फेवरेबल पैटर्न बनेगा तो घुसेंगे। तो इसमें वो वाली स्टोरी लगती है। ठीक है। हाउ डज मेटा लुक? मेटा की कहीं ना कहीं जो बाइंग है वो मेरे टाइप है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ या तेरे चलती टाइप रहती है। मैं को बैठना हूँ। यहाँ चलती घुसता नहीं तू मैं, तो। नहीं मैं घुसता तो नहीं यहाँ पर। ओ नहीं मतलब वो अगर उस टाइम से बाइंग है तो फिर वो हाँ, वही वही मानूंगा, यहाँ कहीं पे और अगर घुसता। वहां बाइंग है तो फिर मैं घुसता वहां पे। हाँ, या ठीक है। वही सेम लास्ट टॉक वाला कॉन्सेप्ट। ये भी, ये तुक्के यहाँ में पे चल तो गया। लकी है, मतलब मेरे हिसाब से तो लकी है, क्योंकि करेक्ट। ये वी शेप रिकवरी हर स्टॉक में दिखती नहीं है। हाँ, आधे स्टॉक्स, मतलब आधे क्या, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में और ये ऐसा है कि फॉल कैसा है, वही, ये तीन फॉल सौ रुपए कैसा है से और ये राइज 40। कैसा है, इतना ज्यादा वो शार्प है ये। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में मेरे को तो यही दिख रहा है कि अगर गेन है तो वो लक से है, अगर लॉस है तो वो भी सही है, वो होना ही एंड चाहिए। इनफैक्ट ये मार्केट लीडर है ना यूएस मार्केट का। मेटा। हाँ, हाँ। स्टिल इतना बड़ा करेक्शन फिर हाँ, उसके ये कितने भी वाली फन रैली। फैक्ट है। मार्केट लीडर कितना गिर गया? मार्केट लीडर उनका करेक्ट करा था 75% से। बाप रे। पहली बार मैं हमारे देख रहा हूँ यहाँ ऐसा, मतलब मार्केट लीडर। हमारे यहाँ मार्केट लीडर्स कितना करेक्ट करते हैं? कोई मार्केट लीडर बता। मेरे हिसाब से 40, रिलायंस छोड़ ज्यादा तो के। नहीं किया। रिलायंस छोड़ के रिलायंस। एचयूएल है। देखते हैं एक बार इनका करेक्शन कितना आता है। मैक्स जो स्टीपेस्ट करेक्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ये भी 70% किया था भाई, 2009। अच्छा, ये 8 वाला क्रैश है। हम्म, ये वाले क्रैश में कितना करा था? 50%। एचयूएल भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओ, ये काफी अच्छा करेक्शन दिख रहा है। फिर भी 33% है। हम्म, जब स्टॉक की प्राइस कम रहती तब करेक्शंस का परसेंटेज ज्यादा रहता है ना। तो ये हाँ वो तो करेक्शन, है। वही ये करेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। बट इसका मैक्स करेक्शन गया है कभी तो 70%। उसमें तो हम्म, ये कैजुअल करेक्शन दिख रहा है 75% का। बट ये क्या है, ये क्यों आया होगा? और चलो, इनफैक्ट रीजन के कोविड के पीछे नहीं बाद का जाते। है। ये कोविड के बाद का नहीं है, वही वही, हाँ, मतलब ये रैंडम टाइम पे है। आई डोंट नो द रीजन एंड आई डोंट थिंक वी शुड डाइव इनटू द रीजन। चलो, नेक्स्ट स्टॉक। असाना। आई डोंट नो व्हाट दिस कंपनी डज, आई डोंट नो व्हाट दिस कंपनी इज, तो एक बार सर्च कर लेने दे। तेरे को आइडिया है कोई? नहीं, मैं भी इसको पहली बार देख रहा हूँ। असाना इंक। व्हाट डज असाना इंक डू? is an American software company based in San Francisco whose flagship Asana service is a web mobile work management platform designed to help teams organize, track। जीरा टाइप का कुछ है क्या ये, एटलेशन जैसा? एटलासियन, नोशन टाइप। हो सकता है, पता नहीं। देखते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया लग गया ना, फिनटेक कंपनी, हम्म, सॉरी टेक कंपनी। अब देखते हैं। ये बाकी स्टॉक से इतना ज्यादा पिटा हुआ है, बट फिर भी ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है टू इन्वेस्ट। मैं मेरे को तो जैसा पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से मैं इसको शॉर्ट मारूंगा अभी। हाँ, शॉर्ट तो अभी तो बनता ही है क्योंकि रिसेंट कैंडल्स रेड आ गई हैं। हाँ बट यहाँ तक ये इन्वेस्टेबल स्टेज में था भाई। हाँ, यहाँ तक वो अट्रैक्टिव था, यहाँ तक हम्म। काफी अच्छा था। इनफैक्ट अगर किसी को अभी भी घुसना है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, तो अगर छोटे वही। स्टॉप लॉस से अगर इन्वेस्ट करना है तो काफी अच्छा है ये। मतलब मेरे ये हिसाब से कितना, चार 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 डॉलर। नहीं नहीं, बड़ा ही है। ये वाला स्टॉप लॉस मत मानो अगर किसी को, क्योंकि ये भी फॉलिंग नाइफ जैसा ही हो जाएगा ना। किसी को एसएल लेना ही है तो मैं लेता यहाँ तक का, एटलीस्ट $6 का। $6 के एसएल पे ये अच्छी चीज मिल रही है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मैं, एक पुराने स्टॉक से जो मैंने पिक किया था। एक मेरे दोस्त से एक दिन बात चल रही थी तो उसको सजेस्ट किया था। क्या था, हाँ, पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब को पॉलीकैब को इस रेंज में हमने पकड़ा था। 2022 के मिड में, हाँ, ये थी रेंज। और यहाँ का ही पकड़ा था। लॉजिक सेम था कि जब ये कुछ फॉलिंग कैंडल्स थी तो यहाँ पे आइडियली तो नहीं घुसना चाहिए, बट अगर घुस ही रहे हो
तो एडवांटेज ये मिल जाता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, बहुत पास में है स्टॉप लॉस, तो तुम ज्यादा क्वांटिटी पंपिंग कर सकते हो। तो वो लॉजिक से हम लोग घुसे थे, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। अभी शायद 5% दिखा रहा है, उस टाइम हमने थोड़ा बड़ा ही लिया था, 7% के आसपास लिया था। और ये तो रुका ही नहीं है। कहाँ 6,000 चुका है अभी ये। वही, खैर हमने इतना तक होल्ड नहीं करा। हमने आई थिंक 1:2, 1:4 या 1:3 के आसपास बुक कर लिया था, क्योंकि हमें उसका पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना था, वो काफी स्कैटर्ड सा और अजीब सा चल रहा था। बट यही है पॉलीकैब, सिमिलर स्टोरी। तो आसाना में भी एक अच्छा एसएल मिल रहा है, छोटा सा। स्ट्रेंथ वाइज बायर स्ट्रेंथ इतनी नहीं दिख रही है, बट दीज बिग ग्रीन कैंडल्स गिव मी कॉन्फिडेंस कि ये ट्रेड डुएबल है। अगला वन देखते हैं। मोर थिंग जो मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब ये नहीं बोल रहे कि रिवाइवल या फिर ये खराब पिक है, बट हम्म, बेसिकली जैसे हम ट्रेड करते हैं तो हम इस प्राइस पे तो कभी नहीं बाई करेंगे, चाहे वो हम कोई लोग भी एसेट हो। इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रेड ही बोलते हैं, तो कोई हाँ। उसको ऐसा मत सोचना। हम लोग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का भी ट्रेड ट्रेड है, और 12 महीने टाइम फ्रेम का भी ट्रेड ट्रेड है। तो सब ट्रेड है। नेक्स्ट स्टॉक का चार्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है देख के। हाँ, ये एक वाला चार्ट है जो मतलब एकदम हाँ, परफेक्ट सिनेरियो। कि हाँ इसमें एकदम घुस सकते हैं कि इसमें अभी के अभी घुस सकता हूं मैं, और फिर सब बढ़िया है। बट फन फैक्ट ये है कि अंकुर वारिकू भाई किस टाइम पे घुसे हैं। हाँ, पता नहीं क्या लॉजिक, बट ठीक है। क्योंकि हम इस पॉडकास्ट पे टेक्निकल रिव्यू कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहिए। बहुत ही खराब लेवल की बाइंग है। इतने बड़े दो रेड कैंडल्स आ गए, उसके बाद इन ग्रीन कैंडल्स ने मौका दिया था कि भाई निकल सकते हो तुम, थोड़ा रिलीफ है ये ग्रीन कैंडल्स क्यों आते हैं? बेसिकली इतने बड़े क्रैश के बाद कुछ लोग एंटिसिपेशन में बाय करते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशंस वापस ऑफलोडिंग चालू करती हैं। तो एंड ऑल्सो ये जो ग्रीन कैंडल्स आई हैं, ये एक अच्छे लेवल से आई हैं। जो लास्ट टाइम ये स्टॉक अपना रन अप दिया था, वो यहाँ पे ब्रेक लेकर दिया था, तो विच मीन्स यहाँ पे बायर्स थे, तो शायद उन बायर्स ने रिट्राई मारा होगा, उनका रिट्राई फेल हो गया। तो ये काफी गंदे लेवल की बाइंग है। अब ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, अनलाइक अदर स्टॉक्स जिनमें मैं फोर्सफुली कोशिश कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा तो कैसी बनेगी, ये वो। इसमें एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है पोजीशन बनाना। तो अगर कोई यूएस स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा होता मैं तो सोचता, और आयुष भी सोचता ही ऑफ कोर्स। बहुत सही लग रहा है देख के। इसमें अगर तू अभी घुसता तो तू एग्जिट कहाँ प्लान करता एसएल का? मैं इसका एग्जिट अराउंड $50, $50 तो वही हो गया ऑलमोस्ट, कितना थर्टी ये परसेंट वाले 30% का। स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे हाँ नीचे। 30%, 32%। जस्ट फॉर पीपल टू नो कि हम ये परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं। मैं शिफ्ट दबाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू में वो अपने आप परसेंटेज लेके आ जाता है, या फिर आप यहाँ से मेजर टूल का यूज कर सकते हो। सेम उसी का शॉर्टकट है। नेक्स्ट, स्नैप। स्नैप इंक क्या करता है भाई? ये स्नैपचैट का पेरेंट कंपनी है क्या? मेरे को पता नहीं बिल्कुल भी। स्नैप स्नैपचैट का पेरेंट का नहीं है पता नहीं, पर बाइंग बहुत डेंजरस। सोशल मीडिया एंड कैमरा कंपनी स्नैपचैट ही मुझे है तो क्या ये? स्नैप ही लग रहा है। वेबसाइट खोल, हाँ यही है। हाँ स्नैपचैट ही। बढ़िया। भाई वो तो ठीक है भाई, लोग कहते हैं ना मार्केट में, देयर इज अ कोट कि नो वन कैन कैच द टॉप्स एंड बॉटम्स। अंकुर वारिकुल भाई ने टॉप पकड़े हैं सबके। हम बस बेचने के लिए नहीं, खरीदने के लिए। मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वो नहीं होते, वो अंकल लोग जो बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये खरीद ले वो खरीद ले, हाँ ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है, ले लेते हैं। हाँ ये ले लेते हैं, वैसे करके शायद लिया वैसे ही लिया टाइप। गया है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। वो किसी मतलब कॉन्फ्रेंस में गए होंगे। ये इसमें तो कोई तुर्क नहीं लग रहा मेरे को, तो जिस लेवल में आएंगे और इतना लंबा इस होल्ड करने का उनके अंदर पेशेंस है, वो बड़ी बात है। क्योंकि करेक्ट, एक तो इस लेवल की मार्क बाइंग है $65 की, और उसको होल्ड करके रखा हुआ है कितने महीने, पर महीने भी देख लेते हैं। तो सेम शिफ्ट वाले काम से भी महीने पता चल जाते हैं। उन्होंने होल्ड कर रखा है इनको 27 बार्स तक, 27 मंथ्स तक। भाई इतना और लॉस। उसमें उसने $10 के नीचे भी प्राइस देखा है। उफ। आई थिंक अपन क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बट पॉजिटिव बात टू टेक अवे फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो इज कि वो इतना लॉस सस्टेन इसलिए कर पा रहे हैं इन स्टॉक्स पे, क्योंकि उन्होंने एलोकेशन कम कर रखी है।
उनके उनके मेन पोर्टफोलियो पे ये कुछ भी नहीं। करेक्ट, उनके नेटवर्थ ऑफ पोर्टफोलियोज पे जितना इसमें एलोकेट कर रखा है, भले ही वो हमारे को नंबर ज्यादा लगेंगे 10 लाख 15 लाख, बट उनके लिए बहुत कम है, तो वो एलोकेशन परसेंटेज उनको इतना साइकोलॉजिकल डेंट नहीं देता है। अभी ये स्टॉक लग रहा है ना अट्रैक्टिव थोड़ा सा। हम्म, इसने कंसोलिडेट भी कर दिया है और अब ये ब्रेकआउट भी कर दिया है, तो यहाँ पे और घुसना वीकली बनता है। चार्ट पे और अच्छे से कंसोलिडेशन दिखेगा। हम्म। दिस इज द कंसोलिडेशन इट वेंट थ्रू, लुक्स वेरी कूल। चार्ट्स की मस्त बात यही है भाई, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर तुमको हर जगह मिल जाएगा। जैसे आज ही मैंने जो पोस्ट डाला उसमें टेक महिंद्रा के चार्ट में एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, ये देख, सेम कंसोलिडेशन और ऊपर कहीं तैर रहा है। इसको सही मैंने है। कई टाइम पिछले साल दिवाली के टाइम पे खरीदा था। टेक महिंद्रा हम्म। बढ़िया ही है, दो यही इसने मतलब कंसोलिडेशन के दे दिया बीच तो में लिया मैं होगा, निकाल दी। हम्म। कंसोलिडेशन के बीच में लिया होगा। चलो स्नैप इंक तो हो गया बात इस पे, दिस लुक्स अट्रैक्टिव। तो दो स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में करेंटली इन्वेस्टेबल लगे मेरे को, एक ये क्लाउड फेयर और एक स्नैप। फिर एयरबीएनबी पे चलते, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये ना कमजोर लग रहा है ना स्ट्रेंथ लग रही है। क्या लग रहा है तेरे को इसमें? ये मतलब बिल्कुल ही बीच वाली प्राइसिंग है। हम्म इनफैक्ट इसका नीचे के साइड का भी जो बाइंग रीजन है जहाँ पे मतलब इनकी बाइंग है, उसके आसपास के कैंडल भी थोड़ी अजीब सी है। मतलब बेरिश हम्म साइन देने के बाद फिर वापस बाइंग होना। सो ये फेल्ड ब्रेकडाउन, हाँ, ये फेल बायर्स को ब्रेकडाउन। पहले डरा दिया और फिर ऊपर आया। सो आई थिंक वो अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही है। हाँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब उसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, राउंड नंबर वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन, अभी जो आज 8 अच्छा हो गई अपलोड वो, अभी जो आरकेडी सर के पोर्टफोलियो की सेकंड वीडियो आई है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने राउंड नंबर का लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है, तो डू गो थ्रू इट। देन अफर्म होल्डिंग्स, बता इसमें, पहले तो अंकुर अफर्म भाई के साथ होल्डिंग्स में तो बाइंग देख लेते हैं। जो सेम वही कहानी, मतलब जितने अभी तक 3-4 स्टॉक जो फॉलिंग लाइफ, हम्म मतलब जो सबको प्राइस गिरते में हुए लास्ट में। पकड़ने की कोशिश करी है, सबको गिरते हुए बिना बेसिस के पकड़ने की कोशिश करी है। गिरते हुए स्टॉक्स पकड़ना अच्छी बात है, बट उनके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए ना, कि गिरते हुए स्टॉक को कहाँ पे पकड़ना है, कितना गिरने के बाद। वो चीज में अगर तुमको एकदम ही फंडामेंटल्स के साथ जाना है, बिल्कुल ही टेक्निकल्स की तरफ सोचना ही नहीं है, तो भी ये तो सोचोगे ना कि अगर 1000 का स्टॉक 500 हो गया है, वो नीचे 10 रुपए तक भी जा सकता है, तो तुम्हें कहाँ पे पकड़ना है ये तो सोचोगे एटलीस्ट, कि हर लेवल पे थोड़ी बाय करते जाओगे। तो वो चीज में कभी कभी पैटर्न्स हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे पैटर्न ने कब हेल्प किया है, ये जहाँ वाला पे डब्लू हमें देख के। एंट्री मिल जाती करेक्ट, एकदम आराम से, बड़ी एंड उसके पीसफुल बाद एंट्री ऑलमोस्ट मिली है ये। डबल हो गया। ऑलमोस्ट डबल हो गया ये। और ये तो एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न बना है, कि एकदम डब्लू बना भी, उसके बाद ऊपर गया, रिटेस्ट भी हुआ, फिर भी ऊपर आया। मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही किसी बुक में भी मिलेगा तुमको, तो ये तो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें एंट्री जैसा कुछ मेरे को पसंद नहीं है, तू अपना बता। नहीं, मैं भी इसमें एंट्री नहीं करूंगा बिकॉज इसने रैली भी दे दी है। एंड नाउ अब ये एक ऐसी टेरिटरी पे है जहाँ पे आप सेलर्स बायर्स फाइट करेंगे। एंड अब नहीं पता ये कब इस जोन से निकलेगा, कब अपना टाइम हाई टच करेगा, करेगा भी नहीं करेगा। कंफ्यूजन तो टेरिटरी में है अभी। हम्म, नेटफ्लिक्स पे भाई भी इनकी ये बाइंग देखियो तुक्के में कैसे, क्या ऐसी बाइंग कैसे हो गई है। मतलब ये बाइंग भी बहुत अच्छी है। मतलब बेसिकली एज अ ट्रेडर मैं ऐसी बाइंग तो नहीं इसमें, तो मेरी बाइंग तो मैं ऊपर ही वीकली होती। चार्ट खोलूंगा तो तू शायद कर लेगा इस लेवल पे बाइंग, यहाँ कहीं। अच्छा, मतलब मंथली चार्ट पे मेरे को वैसा नहीं दिख रहा था। करेक्ट, वीकली चार्ट पे दिख रहा है कि हाँ, डेली पे और जल्दी हो जाएगी इसमें पोजीशन। वही, बट नहीं जाते अभी इतने छोटे टाइम फ्रेम्स पे। अगर मैं मंथली चार्ट पे ही रखूं, तो तेरे को कब लगता है इसमें किस प्राइस पे पोजीशन बनाने लायक है? इसके वो 275-300 वाला जो मार्क है, वहाँ पे जो रेड कैंडल है उस पे। इसके पुल बैक के ऊपर। हम्म, हम्म क्योंकि उस कैंडल को मैं स्टॉप लॉस रख के उसके हाई पे कर सकता हूँ एंट्री। कर तो सकते हैं वो सब तो ठीक है, बट आई थिंक रियलिस्टिकली इसमें एंट्री अगर एकदम सेफ रह के बनाना है, तो ये हाँ, वाला तो फिर पॉइंट वो बेटर ऊपर है। वाले। हम्म। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, काफी सारे सेलर्स ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर ली है, एंड देन उनको एक बड़ी कैंडल ने डिफीट किया है, तो बेसिकली थोड़ा सैंपल स्पेस ज्यादा है सेलर्स का, तो ज्यादा एक्यूरेसी परसेंटेज रहेगा। अब ये स्टॉक
ये पूरे ट्रेजेक्ट्री के मिड पॉइंट पे भी आ गया है, जो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हम अल्फाबेट में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये कंफ्यूजन टेरिटरी है, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं घुसना है। लास्ट जो उनका इन्वेस्टमेंट है जिससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट कर सकते हैं अपन, वो है गूगल, जिसका स्टॉक नेम है अल्फाबेट। तू स्टार्ट करेगा, तू स्टोरी बता दे, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा है गूगल के साथ। तो बेसिकली अगर मेरे को इसमें करना होता ट्रेड या फिर इन्वेस्ट, सो ये एकदम परफेक्ट पॉइंट है। एकदम डब्ल्यू दिख जाएगा आपको। मैं रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके इस पे पोजीशन बिल्कुल ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम्म ओके, तू अभी की बात कर रहा है क्या? हाँ, अभी भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। ओके। क्योंकि वहां पे ज्यादा रिलायबल इसलिए क्योंकि वो, अगर जैसे वो स्पाइक दिख रहा है, वहां पे पहले एक बार प्राइस टच करके आ चुका है। वेरस अब यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई के पास भी है, प्लस ये कंसोलिडेशन में भी है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम में, इसलिए हमें वो दिख नहीं हाँ हाँ, रहा। मैं डेली टाइम फ्रेम खोलूंगा तो लोगों को कंसोलिडेशन दिख जाएगा। सो अगर मैं उसको देखते हो तो अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट मेरी पोजीशन इस पे नीचे होती। नाउ कमिंग टू कि इसका जो बाइंग प्राइस है इनका, वो इनका वो भी बाइंग अभी प्राइस तो यहाँ है भाई। वो अभी हाँ रीच ही नहीं हुआ है, मतलब अभी भी रीच नहीं हुआ है। हाँ। तो एंड बेसिकली इनसे इससे यही आता है कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे काफी कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो अल्टीमेटली सही हो जाएंगे क्योंकि कितना भी डेंट झेल हम, लेते हो, हाँ, बट टेक्निकली एंटरिंग अ स्टॉक एट दैट पॉइंट इज नॉट राइट। वो क्यों कर गए, एंड वो क्यों ये पूरी चीज सस्टेन कर गए, क्योंकि उन पे पैसा बहुत ज्यादा है और उसके सामने उनकी अल्फाबेट में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने को 1 लाख रुपए हैं और तुमने अल्फाबेट में 50,000 डाल दिए, जो कि तुम्हारे नेट इन्वेस्टेबल कैपिटल का 50% है, तो तुम इतना बड़ा स्विंग या डेंट नहीं झेल पाओगे। वही है उनकी एसेट एलोकेशन, इस हिसाब से है कि उन्होंने। इन लोग बोलते हैं जुआ है। करेक्ट। तो अब ये चीज, इसका एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, कि एक तो ये आयुष ने जो बात बोली यहाँ पे डब्लू बना, वो तो सही बात है, वो तो है ही। डब्लू मेरे को क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो सेलिंग आ रही है रेपिटेटिवली, ये पहला साइन दिया बायर्स ने, ये सेलर वापस आया, और यहां जब डब्लू का ब्रेकआउट हुआ, मतलब डब्लू के ऊपर गया प्राइस, तब वो लास्ट वाला सेलर हार गया। जब एक सेलर हारेगा नीचे का, तो ऊपर के सेलर धीरे धीरे डरना चालू कर देंगे। तो डब्लू इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, कि अब जो लोग सेलिंग करते हुए कंफर्टेबल हो रहे थे, वो लोग थोड़ा खौफ में आएंगे। ये डब्लू बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, वो पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। ये एक स्विंग लो है। स्विंग लो से मेरा क्या मतलब है कि ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे थोड़ी कंसोलिडेशन हुई थी, और ये ऑल टाइम हाई है। मैं ये दो पॉइंट को बॉटम टू टॉप मार्क करूंगा। आप देख सकते हो जो डब्लू बना है, वो एग्जैक्ट ये मिड पॉइंट के रेंज में बना है। और जो मैंने मिड पॉइंट वाली बात नेटफ्लिक्स के आसपास करी थी, वो कॉन्सेप्ट में यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। मिड पॉइंट किसी स्टॉक का क्यों इफेक्टिव है। अगर मेरे को डब्लू वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता होता, मेरे को ये मार्कर्स नहीं पता, मेरे को ये सब नहीं पता, तो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे घुसना सेंसिबल था। क्यों, उसका रीजन पे डिस्कशन करते हैं। तो आयुष, अगर तेरे से मैं बोलूं कि तेरा कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है जो कि 100 रुपए का है, वो चला गया 200 रुपए, डबल हो गया। अब वो वापस आ रहा है धीरे धीरे, तेरे को डेली दिख रहा है कि वो वापस आ रहा है। वो आ गया 190, वो आ गया 185, फिर वो आ गया 180। ऐसे करते 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 एक दिन वो 110 ही आ गया। तूने जो डबल का गेन कमाया था, अब वो सिर्फ 10% का रह गया। एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम तेरा साइकोलॉजी कहता है कि मेरे को निकलना चाहिए? बेसिकली अगर ऐसा कोई स्टॉक हो तो 30-40%, 50% तक आने के बाद फिर एटलीस्ट, मतलब जितना पोटेंशियली दिखा था, उसके आधे पे तो निकलूं मैं, उसका कुछ हाँ, 30-40% तो कमाऊं मैं। उसके टॉप से लगभग 40-50%। करेक्ट। सेम फंडामेंटल ऊपर वाले सेलर्स के लिए भी जाएगा, कि जिन्होंने बेच दिया ऊपर, अब वहां से 50% गिर गया है, तो वो भी तो सोचेंगे। सॉरी, वहां से 50% नहीं गिरेगा, जितनी बड़ी रैली है उसका 50% है, वहां से तो 25% हुआ। हाँ, बट इन एनी केस, वाई 50% रेंज इज एन इंपॉर्टेंट रेंज, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी जब कोई चीज आपको 0 to 100 का प्रॉफिट दे चुकी है, और जब वो नीचे गिर रही है वापस, आप वो 100 का प्रॉफिट देखने के बाद 10 रुपए लेकर बाहर नहीं आना चाहोगे।
आप चाहोगे कि मैं कहीं 50 रुपए लेकर निकल जाऊं या 40 रुपए लेकर निकल जाऊं या 70 रुपए 60 रुपए लेकर निकल जाऊं। तो जो मिड पॉइंट का रेंज है, दैट बिकम्स अ फाइट जोन अगेन फॉर बायर्स एंड सेलर्स। तो इतनी बड़ी रैली में जब स्टॉक गिरना चालू हुआ, तो ये 50% का जो जोन है, यहाँ पे बायर्स ने वापस ट्राई करना चालू कर दिया और सेलर्स ने भी वापस सेल करने का चालू कर दिया, क्योंकि उनको भी अपनी पोजीशन नहीं हारनी है भाई। उन्होंने सेल किया ये सोच के कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उनको ओवर वैल्यूड रखना है, उन्होंने भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये एक नया जोन बन जाता है फॉर फाइटिंग। इससे आपको पता चलता है कि जब ये स्टॉक ने ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट किया, कि वो वापस निकल गया इसके ऊपर, क्या कहते हैं, 50% रेंज के ऊपर। 50% रेंज बेसिकली क्या है, ये 50% लेवल है, ये 60% लेवल है, 40% लेवल। 40 से 60% का जो रेंज है, मैं उसको जोन कह रहा हूँ एक। ये जो जोन है, जब इसके ऊपर निकल गया प्राइस, तो वो आपको ये बता रहा है कि मिड पॉइंट पे आप बायर्स जीत चुके हैं, तो अब इसमें पार्टिसिपेट करना सही है। तो आयुष को अगर डब्ल्यू वाला लॉजिक नहीं भी दिखता, तो भी शायद वो स्टॉक में घुस सकता था थोड़ा अग्रेसिवली। और कोई स्टॉक्स तेरे मन में आ रहे हैं जिसमें ये लॉजिक फिट हो, 50% वाला, इंडियन मार्केट में, जो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा दिखा सकूं। इंडियन मार्केट्स में कॉनकॉर, कॉनकॉर में ऐसा हुआ है कुछ? कॉनकॉर में है शायद, टॉप हुआ से तो ऐसे है। गिरा था। PYENT करके मेरे को एक कंपनी याद आ रही है। हाँ, तो दिस इज डीबी वन कॉर्प, स्टॉक। क्या? डीबी कॉर्प भी शायद, डीबी कॉर्प या देखता जय हूँ, कॉर्प ऐसा ही कोई एक है। देख लेते हैं। पहले ये मार्क किया हुआ है तो दिखा देता हूँ। तो ये सिमिलर स्टोरी, स्टॉक अपने टॉप से गिरना चालू करा एंड जो मिड पॉइंट है वहां पे एक फाइटिंग जोन बना, वो फाइटिंग जोन के वो ऊपर निकला एंड फिर नई रैली स्टार्ट करी। डीबी कॉर्प देखता हूँ। हम्म, हाँ, इसमें पहले ये स्टोरी हुई है, अब नहीं हो रही। ये बॉटम और ये टॉप को अगर मैं मिलाऊंगा, तो मुझे दिख रहा है कि जो नेक्स्ट बाउंस बैक आया था, ये वाला, वाज आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस फाइटिंग जोन। तो अभी आयुष उनके डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो आए। जितना मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से, इतना तो मतलब पहले भी हमने मेंशन किया था कि इनको ज़्यादा भरोसा पीएमएसएस म्यूचुअल फंड्स पे देन खुद की स्टॉक पिकिंग पे, कि वो आपको साफ साफ एलोकेशन से दिख रहा होगा कि उनका ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 24 देन 18 इज 50, 42% समथिंग, 42% प्लस म्यूचुअल फंड्स, सो 44% पैसा उनका जो इक्विटी में है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो पैसा इज विद पीएमएसएस या तो म्यूचुअल फंड्स, और जिससे वो खुश है जो भी वो रिटर्न कमा रहे हैं, एंड उनके पास सिर्फ पौने एक छह होल्डिंग है। पौने 6 करोड़ उन्होंने पीएमएसएस और म्यूचुअल फंड में डाल रखे हैं। हाँ, पौने छह पौने करोड़ छह उधर। करोड़ और जो खुद से स्टॉक्स और डोमेस्टिक स्टॉक वगैरह पिक कर रखे हैं, वो 1 CR भी नहीं है। यूएस स्टॉक्स और डोमेस्टिक स्टॉक्स मिला के उनका कुछ भी कैपिटल नहीं डला हुआ है इसमें। बस 62 लाख डले हुए हैं, जो कि उनके नेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट साइड के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो वहां से आप इंसाइट ले सकते हो। हाँ, तो बेसिकली जितना मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इनको ज़्यादा भरोसा है पीएमएसएस पे, एंड इनको मेरे हिसाब से अपना पैसा मैनेज करने से ज़्यादा रिलीफ दूसरे को देने में आता है। इनने जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, वो भले ही उसका एलोकेशन 26% है, बट वो उनने साफ साफ बोला है कि वो उनका घर है एंड वो उसको बेचने को नहीं देख रहे। एंड द स्टार्टअप वाला जो एलोकेशन है, वो उनने ऑलरेडी जीरो माना हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये भी दिखता है इनके पोर्टफोलियो से कि ये टुवर्ड्स हायर रिस्क इन्वेस्टर्स में से, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड्स भी हमने देखे उसमें से दो म्यूचुअल फंड्स वर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली अगर किसी को बहुत जानना हो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिफरेंस क्या होता है, सो स्मॉल कैप्स बहुत फास्ट मूविंग होते हैं कंपेरेटिव टू लार्ज कैप स्टॉक्स। वो आपको गेन भी ज़्यादा देंगे, बट जब वो लॉसेस देते हैं तो वो लॉसेस भी जल्दी देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू क्रिप्टोज, तो हमने देखा कि जो भी हमें क्रिप्टोज की उनकी बाइंग प्राइस तो नहीं पता, बट अगर अज्यूमिंग जैसे उनकी यूएस स्टॉक्स की प्राइसिंग है, अगर वैसी क्रिप्टोज की भी प्राइसिंग है, तो दैट इज जस्ट 4% ऑफ हिज पोर्टफोलियो। एंड जो हमने प्राइसिंग देखी यूएस स्टॉक्स में कि उनने जो भी फॉलिंग नाइफ्स पकड़ लिए एंड उनको बेचा भी नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनका वो टोटल पोर्टफोलियो पे सिर्फ 4% बनता है। अगर वो जीरो भी हो जाएगा तो भी वो उनको ज्यादा फर्क तुम नहीं उसको पड़ेगा। किसी को भी कोरिलेट करना है, तो ऐसे करके देखो कि तुम्हारे पास मान लो नेट पूरी इन्वेस्टेबल कैपिटल तुमको जो है, वो लेट से 1 लाख है। अब उसमें से 4,000 तुमने एक जगह डाल दिए। अब वो 4,000 अगले दिन 10% ऊपर हो,
20% ऊपर हो, 10% डाउन हो, 50% डाउन हो, तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो में वो मैक्स डेंट कितना ही दे देंगे, 3%, 2.5%, 2%। आई डोंट थिंक वो तुमको अफेक्ट करने वाला है मेंटली। तो ये उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। उन्होंने टेक्निकल स्टडीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करा, विच इज नॉट अ नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट इतना सॉलिड रखा हुआ है। पैसा बनाने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए इफेक्टिवली दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन लगता है, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक मनी मैनेजमेंट। तो उन्होंने वो एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग कर रखा है कि उनको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही। अब रही बात उनकी, तो इतना ही था मेरे हिसाब से, तो मेरे साइड से कि एलोकेशन काफ़ी अच्छा है। जितना भी हमने नेगेटिव बोला वो टुवर्ड्स उनकी बाइंग की तरफ से, हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ से। हम्म। अगर वो अपने इस डाइवर्सिफिकेशन से खुश है तो हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। हमने उनके जितना पैसा तो बनाया नहीं है, तो हम क्या ही ज्ञान देंगे। सही है। तो यही था आज की वीडियो के लिए कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इन्वेस्टर कौन सा रिव्यू करना है वो भी आप ही लोग से पूछेंगे।